नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज स्टाफ नर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सौगात देते हुए नजर आएंगे। सीएम स्टाफ नर्स को आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 12 बजे लोक भवन सभागार में यह कार्यक्रम होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्टाफ नर्स को सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आएंगे। और अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आज आयोजन होगा। आज से 1 महीने का काशी तमिल संगम का ये आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिवादन ट्वीट भी किया है। इसको लेकर अतिथियों के स्वागत अभिनंदन के लिए ये ट्वीट किया है। आज से 16 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन चलेगा। तमिलनाडु हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत एक ही है। काशी तमिल संगम इसी पावन और समृद्ध एकात्म भाव से साक्षात्कार का एक अनुपम माध्यम है। पूरे भारत को आत्मीयता के भावनात्मक तंतुओं में पिरो रहे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन। और वहीं आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों के नेताओं ने मिसाइल हमले को लेकर चर्चा की। अमेरिका ने कहा कि हम नाटो के एक इंच क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं, जैसा पहले करते आ रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने सम्मेलन के अंतिम दिन अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। बता दें कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन भारत में कराया जाएगा और इसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया उन्मुख होगी। G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए
एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। वहीं योगी कैबिनेट बैठक में कल 24 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। लखनऊ में लोक भवन में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। पुराने महलों को हेरिटेज होटल बनाने में सरकार सहयोग करेगी। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। 3 दिन का होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। और प्रदेश में 2 निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र जारी किए गए। वहीं गाजियाबाद और मेरठ में विश्वविद्यालयों के ये आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें संजय गांधी पीजीआई में क्रिटिकल केयर के 12 बेड जोड़े गए। हाईकोर्ट में ट्रेनी क्लर्क का कार्यकाल 2 साल किया गया। यूपी विशेष सुरक्षा बल के लिए वाहनों की होगी अब व्यवस्था। नई सौर ऊर्जा नीति को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई। 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया और साथ ही संभल में स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को लेकर भी पास किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों को सुगम और सुचारू रूप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ 135 लाख क्लर्क जो ट्रेनी के पदों पर सापेक्ष कार्यरत हैं, उनका अभी तक का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर दिया गया है। जो ट्रेनी हमारे माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगणों के साथ सहायतार्थ जो 135 लाख क्लर्क ट्रेनी के पदों पर अभी तक कार्यरत है, उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। आज उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में कुछ संशोधन किया गया है और इस संशोधन का लक्ष्य है कि जो अभी तक 20 अगस्त 2022 को जो लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, फैब इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में प्रवेश आकर्षित करना। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं उनके खिलाफ बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट दिया है, जो शिवपाल सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। अब ऐसे में मैनपुरी में यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और अपने गढ़ को बचाने में जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव जुट गए हैं, तो वहीं बीजेपी चुनाव से पहले ही मैनपुरी में कमल खिलाकर रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मैनपुरी के रण में एक तरफ बहू डिंपल यादव हैं, तो दूसरी तरफ शिष्य रघुराज सिंह शाक्य हैं। दोनों में से शिवपाल किसका साथ देंगे ये तय हो गया। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के 7 नंबर के स्टार प्रचारक बन गए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का भी नाम है, लेकिन अखिलेश के चाचा के सामने उनका ही शिष्य है, जो शिवपाल के बड़े भाई मुलायम सिंह यादव का आज्ञाकारी शिष्य भी खुद को मानते आए हैं। अब भी दावा कर रहे हैं। उनकी समाधि स्थल पे जाके श्रद्धांजलि देकर मैनपुरी की जनता को अपना संदेश भी दिया। मुलायम सिंह की विरासत पर उनकी बहू से ज्यादा अपना अधिकार जता दिया। जनप्रतिनिधि तो होता है, वो सेवक होता है। अरे नहीं, जनता का, वो जनता का कर्जदार होता है। जनता वोट देने का काम कर दिया करती है, तो हम लोग कर्जदार होते हैं जनता का। तो जनता के हम लोग ऋणी हो जाते हैं, उस ऋण को चुकाने का उनका हम लोगों का पूरी जनता का अधिकार बनता है। कुछ भी कहने के कुछ के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैनपुरी के हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे सब लोग जिले के टाबा के भी अध्यक्ष हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जसवंतर की जनता दे रही, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है। एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है और ये लड़ाई मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। मैनपुरी में कमल खिलने का काम होगा। 8 तारीख को जब मतदान खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीतने का काम होगा। मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का भी नाम शामिल किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा भतीजे यानी अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच बात बन गई है। हालांकि इससे पहले रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में शिवपाल को प्रचारकों की लिस्ट से बाहर रखा गया था। तो ऐसे में क्या बात हो गई कि अखिलेश ने अपने चाचा का साथ लेना मैनपुरी के रण में जरूरी समझा, जबकि इससे पहले उन्होंने शिवपाल को अपनी पार्टी प्रसपा को मजबूत करने की नसीहत देकर उनसे किनारा कर लिया था।
शिवपाल ने भी तो कहा था कि अखिलेश के साथ अब कभी नहीं आएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या सियासत की गुणागणित पर पारिवारिक इमोशन हावी हो गए और शिवपाल अखिलेश यादव को ये संदेश देना चाह रहे हों कि अपने तो अपने होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मैनपुरी, रामपुर समेत तीनों सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से मैनपुरी और रामपुर को लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है, शिवपाल यादव भी अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। माननीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश में विकास गरीबों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण हम सभी चुनाव, उपचुनाव भी सभी हम जीतेंगे और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव हम सब जीतेंगे। सिंचाई विभाग का भी एक बड़ा प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ये ललितपुर की अपनी परियोजना है, कचनौदा बांध की परियोजना है, जिसमें किसान को भी, जल जीवन मिशन को भी और जो ललितपुर पावर जनरेशन है कंपनी लिमिटेड, उससे भी 90 लाख का राजस्व होगा और लगभग 1,64,000 किसानों घरों में भी पानी पहुंचेगा जल जीवन माध्यम से। बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये है उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो कह रहे हैं कि किसानों को लेकर एक बड़ी योजना है, जो कि परियोजना ललितपुर जिले की है, उसको भी आज यूपी कैबिनेट में मोहर लगी है। और जहां तक मैनपुरी और रामपुर का सवाल है, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कैमरामैन सैफ के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी का चुनाव जबरदस्त वोटों से जीतने वाली है। जब तक नेताजी थे तब तक वोटरों की आस्था उन पर थी, लेकिन अब उनका शागिर्द चुनावी मैदान में है और ऐसे में बेटे और बहुओं से ज्यादा शागिर्द की विरासत में हक होता है। किसी तरह की कोई सिंपैथी, कोई सहानुभूति डिंपल यादव को चुनाव नहीं जीता सकती। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैनपुरी की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, क्या लगता है क्या नतीजे होने जा रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कमल खिला रही है। उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ और रामपुर, वहाँ भी कमल खिल चुका है। तब मैं कह सकता हूँ कि अब किसी का कोई गढ़ नहीं है, भाजपा का पूरा प्रदेश गढ़ है और मैनपुरी में कमल खिलना निश्चित है। अखिलेश यादव सिंपैथी के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर डिंपल को ऐतिहासिक जीत दिलवा दी। पूरा प्रदेश जानता है कि अपने पिताश्री को कितना सम्मान उन्होंने दिया है। माइक तक हाथ से जो आदमी छीन लेता हो, तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश ने देखा है और इसलिए मुलायम सिंह के जो सच्चे शिष्य हैं रघुराज सिंह यादव, रघुराज सिंह जी साक्य, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। विरासत की जंग में अब रघुराज सिंह साक्य भी कूद पड़े हैं। एक तरफ डिंपल दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ रघुराज जी दावा कर रहे हैं। देखिए, वो शिष्य है लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनका चुनाव लड़ाएगा और यहाँ से कमल खिले। क्या इसे सेमीफाइनल माना जाए 2024 के लिए? 2024 में 80 के 80 कमल खिलने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब कोई गढ़ नहीं बचा है, सारे गढ़ भगवा हो गए हैं और सीधे तौर पर मैनपुरी में भी कमल खिलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, मैनपुरी। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर राज्य में मदरसा सर्वे का काम अब पूरा किया जा चुका है। सर्वे के दौरान मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ और जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो वाकई बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल प्रदेश के सभी 75 जिलों में 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। इन मदरसों में 6,65,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं बता दें कि यूपी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश भर के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था और सभी 75 जिलों के कुल चिन्हित 8,496 मदरसों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार का दावा है कि इस सर्वे का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का उद्देश्य है। वहीं उत्तर प्रदेश में मदरसों की सर्वे को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया पर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको।
हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मदरसों का सर्वे करा रही थी, सर्वे पूरा हो चुका है, क्या चीजें अभी तक आई? देखिए, मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका प्रेजेंटेशन देकर फिर आगे निर्णय लेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। 8,500 मदरसे लगभग संख्या आ गई है। अभी 2-3 जिलों की अभी रिपोर्ट आनी रह गई। माना जाए कि जो मदरसे नियम विरुद्ध थे उन पर कोई कार्रवाई भी होगी? जो मदरसे नियम विरुद्ध थे, वास्तव में उनको कैसे ठीक किया जाए, ये कोशिश की जाएगी। एनसीईआरटी और बाकी के जो पाठ्यक्रम हैं, क्या उनमें लागू किए जाएंगे जैसे आपने अनुदानित मदरसों में किया है? देखिए, निश्चित रूप से हम इनको प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का गरीब बच्चों को, मुसलमानों के, सरकार प्रयासरत है। इसलिए इनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमने इस सर्वे कराया। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, जो बता रहे हैं कि 8,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनका सर्वे पूरा हो चुका है। ये गैर अनुदानित हैं लेकिन गैर मान्यता प्राप्त भी हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन होगा। देखा जाएगा कि इनका क्या किया जा सकता है। जहां तक जो ऐसे मदरसे हैं जो नियम विरुद्ध थे, उनको लेकर भी हम रणनीति बना रहे हैं, जो आने वाले समय में बताई जाएगी। कैमरामैन सैफ के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया। और वहीं अलीगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही गांव समेत आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतकों में मां, बेटी समेत भाई भी शामिल है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म से रेलवे लाइन क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर निधि के परिवार वालों ने इस वक्त मांग की है कि आरोपी सुफियान की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि आरोपी को फांसी हो सके। आर्थिक तौर पर सरकार की तरफ से 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। सरकारी नौकरी एक सदस्य को दी जाए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों ने ये प्रदर्शन कल जो किया जा रहा था उसे खत्म किया है। फिलहाल शव को भेजा गया है अंतिम संस्कार के लिए। तो आपको बता दें कि शव का अंतिम संस्कार कल करा दिया गया। वहीं गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के तुराब नगर मार्केट में महिलाओं में जमकर लात घूंसे चले। एक मामूली बात पर यह पूरा विवाद हुआ, जो कि काफी ज्यादा बढ़ गया। एक दूसरे को पीटा और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे इस वक्त। गाजियाबाद का ये वीडियो इस वक्त सामने आया है। आज की ताजा गाँव तो चालू बंदे आज की ताजा गाँव तो वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके के गौर सिटी मॉल में युवक और सुरक्षाकर्मी के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने युवक को लहूलुहान कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कासगंज में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन अहमद नफीस कालिया पर प्रशासन ने शिकंजा कसा और 1,28,60,000 की संपत्ति जब्त की है। गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया था और संपत्ति को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। नगर पंचायत भरगैन के पूर्व चेयरमैन पर दर्ज है करीब 13 केस और अवैध रूप से पूर्व चेयरमैन ने अर्जित की थी 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम ने मुनादी कर ये पूरी संपत्ति जो है उसे जब्त कर लिया है।
और अगली खबर गाजीपुर से, जहां बेशकीमती लकड़ी की तस्करी करने के मामले में वन विभाग के एसडीओ विवेक यादव के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध लकड़ी बरामद की गई। गाजीपुर के जखनिया इलाके में वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना लाइसेंस के अवैध लकड़ी कारखानों में तस्करी कर बेशकीमती लकड़ी लाई गई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने व्यापारी के कारखाने पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अवैध ढंग से लाई गई बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बेशकीमती लकड़ी बरामद की गई। वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि फिलहाल कारखाना संचालक मौके से फरार हो गया है। मौके पर कोई कागजात या रजिस्टर नहीं मिला है। हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गाजीपुर में। आज सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रूप से लकड़ी का भंडारण किया जा रहा है और अवैध आर मशीनों का संचालन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात हमने प्रवर्तन दल की टीम के साथ और जखनिया रेंज में जहां ये आरा मशीनें दोनों संचालित की जा रही थी, हम लोगों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जिसमें अवैध लकड़ी का भंडारण पाया गया। तो हमने उसकी फर्द बरामदगी कर दी है और केस काट दिया है उसके क्रम में, और लकड़ी जब्त कर ली गई है। कानपुर के अंबेडकर नगर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने खुद को लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारकर जान दे दी। बता दें कि मृतक युवक पुलिसकर्मी का बेटा था। बेटे की आत्महत्या के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। वहीं संभल में लापरवाही बरतने के मामले में प्रशासन आशाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जिले में आशाओं को चिन्हित करते हुए उन्हें अंतिम नोटिस दिया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि अगर नोटिस के बाद भी लापरवाही सामने आती है तो सभी की सेवा समाप्ति की जाएगी। महीनों से लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। इसमें हमारी आशाओं को दो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के निर्देश दिए गए हैं। पहला ये कि गांव में यदि कोई भी गर्भवती महिला है तो उसको डिलीवरी के लिए उस अस्पताल में लेकर आए, और दूसरा ये कि सभी हमारे गांव के जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनवाएं। इसमें लगातार देखा जा रहा है कि कुछ आशाओं द्वारा लापरवाही की जा रही है। कई आशाओं की शिकायतें भी आई हैं कि उनके द्वारा प्राइवेट अस्पतालों से सांठ-गांठ करके गर्भवती महिलाओं को वहां ले जाया जाता है। और दूसरा, आयुष्मान भारत में भी कुछ आशाओं की काफ़ी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी खराब पाई गई है। इसमें हमने सभी एमओआईसीज़ को निर्देशित किया था कि ऐसी आशाओं को चिन्हित करके उनको चेतावनी दें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी नहीं सुधरती है प्रोग्रेस, तो ऐसी 169 आशाओं को चिन्हित किया गया है। अब इनको अंतिम नोटिस यहाँ जिले स्तर से जारी करते हुए अगर उसके बाद भी कोई सुधार नहीं होता है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव करके इनको सेवा से निष्कासित किया जाए। महीनों से मेरठ हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त प्रोफेसर मांडवी सिंह कुलपति नियुक्त हुई हैं और भातखंडे विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोफेसर मांडवी सिंह को कुलपति नियुक्त किया गया है। भातखंडे विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त कर दिया गया है। इसकी बड़ी खबर, प्रोफेसर मांडवी सिंह को कुलपति बनाया गया है।